हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मध्य प्रदेश करंट को हम जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर चर्चा करेंगे। तो एक पहला वीडियो जो हमने देखा, जिसको हमने मध्य प्रदेश में जो 53वां जिला बनाया उसके ऊपर हमने बनाया। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश करंट के ऊपर, उसमें पिछले 2 सालों में मध्य प्रदेश सरकार ने जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, चाहे धार्मिक व्यक्तित्व रहे हों, चाहे जनजातीय व्यक्तित्व रहे हों, चाहे आपका राजनीतिक व्यक्तित्व रहे हों, पर्यावरणविद रहे हों, उनकी स्मृति में सरकार ने कुछ प्रतिमाएं स्थापित की हैं जिनको हम स्टैच्यू बोलते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपका प्रीलिम्स है उसमें पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हम देख पा रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, टॉपिक का नाम है प्रमुख चर्चित प्रतिमाएं। क्योंकि 2022, 2023 और 2021 में भी सरकार ने कई सारी अलग अलग जगहों पर प्रतिमाएं बनाई हैं, स्टैच्यू बनाए हैं। ये स्टैच्यू न केवल किसी व्यक्ति विशेष की स्मृति में बनाए जाते हैं, बल्कि ये धार्मिक पर्यटन के रूप में भी काम करते हैं, एक पर्यटन के रूप में भी ये कार्य करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में कृत्रिम पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, कृत्रिम पर्यटन, आर्टिफिशियल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे एक धार्मिक रूप में आप देखोगे, उज्जैन में महाकाल लोक की स्थापना की है, वो भी कहीं ना कहीं एक धार्मिक कृत्रिम पर्यटन है। साथ ही साथ आप देखोगे सीहोर में भी आप एक महादेवी लोक बनाया जा रहा है। तो कई सारे ऐसे लोक हैं वो पर्यटन के रूप में डेवलप किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर कई प्रकार की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो किसी महान व्यक्तित्व के परिचायक हैं, साथ ही साथ पर्यटन की भी मुख्य भूमिका के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इन प्रतिमाओं को एक एक से देखते हैं कि कौन कौन सी प्रतिमाएं कहाँ पर हैं और जिस व्यक्ति के नाम पर बनाई गई है उन व्यक्तियों का किस क्षेत्र से संबंध है। क्या वो ऐतिहासिक हैं, क्या वो धार्मिक हैं, क्या वो पर्यावरणविद हैं, क्या भारतीय संस्कृति के पौराणिक व्यक्ति हैं, कोई भी हो सकता है। एक एक से देखते जाएंगे और चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ वननेस। जैसा कि आपको यहाँ पर प्रतिमा दिख रही होगी, स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि एकता की मूर्ति, एकता की प्रतिमा। तो आप देखोगे स्टैच्यू ऑफ वननेस बेसिकली जो है हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, हमारे जो गुरु हैं शंकराचार्य, उनके स्मृति में इसको बनाया गया है। और इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हाँ चलिए आगे बात करते हैं। तो आदि शंकराचार्य स्टैच्यू ऑफ वननेस, ये बेसिकली मध्य प्रदेश का जो निमाड़ एरिया है, निमाड़ एरिया में एक जो आपका जिला है जिसका नाम क्या है, खंडवा जिला। खंडवा जिले में ये स्थापित की गई है। और खंडवा जिले में भी एक स्थान है, कौन सा, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर के बारे में हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बेसिकली 2 ज्योतिर्लिंग है। भारत में अगर बात करें तो 12 ज्योतिर्लिंग है। इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में। उज्जैन में दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है और मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर में भी एक आप देखोगे जो है ज्योतिर्लिंग है। तो ओंकारेश्वर में ही स्टैच्यू ऑफ वननेस की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। आप देखोगे कि ये किसकी स्मृति में है, तो आदि गुरु शंकराचार्य की स्मृति में है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। कितनी है आपकी, 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। साथ ही साथ आप देखोगे आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से यहाँ पर शंकर संग्रहालय की स्थापना की जा रही है और अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की भी स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। एक तो ये कि इनकी प्रतिमा कहाँ पर है, साथ ही साथ आप देखोगे कि शंकर संग्रहालय और अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की भी स्थापना की जा रही है। बाकी हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य कौन थे, तो आदि गुरु शंकराचार्य आप देखोगे कि भारत के एक महान दार्शनिक रहे हैं और सनातन धर्म, हिंदू धर्म के एक बड़े प्रवर्तक रहे हैं। और उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो आपका ब्रह्म है वही सब कुछ है ना। और उन्होंने बताया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उन्होंने कहा ये पूरा जगत संसार जो आप देख रहे हो ये पूरी तरीके से मिथ्या है, वास्तविक जो है वो बेसिकली क्या है, आपका ब्रह्म ही सब कुछ है। और ये पूरा संसार किसकी माया है, आपकी जो है ब्रह्म की ही माया है। तो आप देखोगे साथ ही साथ हिंदू धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। हिंदू धर्म में आज जो 4 पीठें हैं, जो चारों मठ हैं,
चारों मठ के संस्थापक के रूप में भी आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में हम जानते हैं। तो शंकराचार्य एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। इवन आप देखोगे कि जो मध्य प्रदेश का खंडवा क्षेत्र है तो वहां पर शंकराचार्य की गुफाएं भी हैं। यहाँ पर आके उन्होंने एक लंबे समय तक तपस्या की थी। तो मध्य प्रदेश सरकार से इनकी स्मृति जुड़ी हुई है। वैसे इनका जन्म मैं आपको बताऊं केरल में हुआ है। मध्य प्रदेश के खंडवा में इन्होंने तपस्या की और मध्य प्रदेश सरकार ने एकता के प्रतीक के रूप में आप देखोगे कि आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा क्या की है, स्थापित की है। साथ ही साथ आप देखोगे शंकर संग्रहालय और अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान के क्या है आपकी ये संस्थापक रहे हैं। और शंकराचार्य अद्वैत मत इन्होंने क्या किया, आपका प्रतिपादित किया। तो प्रश्न एमपीपीएससी में क्या आ सकता है, प्रश्न ये आ सकता है कि आपका स्टैच्यू ऑफ वननेस कहां पर है, आपका खंडवा में है। और खंडवा के कहां पर है, आपके ओंकारेश्वर में। और स्टैच्यू ऑफ वननेस किसकी स्मृति में स्थापित किए गए हैं, तो ये आदि गुरु शंकराचार्य की स्मृति में, जो भारतीय धर्म के एक महान प्रवर्तक, एक महान संत हैं। इन्होंने आप देखोगे उपनिषदों पर, गीता पर आपका विशद अध्ययन किया और कई प्रकार की रचनाओं का भी प्रकाशन किया। क्योंकि ये आपके एथिक्स में टॉपिक है तो वहां पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे तो ये प्रतिमा कंप्लीट हुई। दूसरी प्रतिमा आप देखोगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जनजातियों के विकास के लिए बहुत सारे काम कर रही है। अभी आगामी बजट में भी कई सारी योजनाएं अनुसूचित जनजाति के लिए घोषित की हैं। इवन जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ है तब से ही जनजातियों के लिए विशेष काम आपका मध्य सरकार कर रही है। इसी तारतम्य में आप देखोगे कि क्रांतिसूर टांड्या मामा, या हम बोल सकते हैं टांड्या भील, क्रांतिसूर जननायक टांड्या भील, और इनका अगर पूरा नाम हम देखें तो क्रांतिसूर जननायक टांड्या भील। ये एक आदिवासी आप देखोगे क्रांतिकारी हैं, आदिवासी आपके नेता हैं। और इन्होंने आप देखोगे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। इन्होंने 1857 की क्रांति में आप देखोगे गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से अंग्रेजों को क्या किया, बहुत परेशान किया, उन पर कई बार आक्रमण किए, उनकी सैन्य छावनियां लूटी। आप देखोगे तो इस रूप में टांड्या भील का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप देखोगे कि इनकी जो आपका क्रांति सूर्य टांड्या मामा, इनकी जो एक स्मृति जो लगाई गई है, बेसिकली आप जो बच्चे इंदौर में पढ़ते हैं उनको तो पता ही है, पर जो इंदौर से बाहर पढ़ रहे हैं तो जो इंदौर में भंवरकुआं चौराहा है, भंवरकुआं चौराहे का नाम भी टांड्या भील चौराहा कर दिया है। और भंवरकुआं पर ही जो आपका पहले पुलिस स्टेशन था वहीं पर आप देखोगे कि जननायक टांड्या भील की वहां पर क्या लगाई गई है, प्रतिमा आपकी लगाई गई है। और ये आपके खंडवा से संबंधित है। 1842 में इनका लगभग जन्म हुआ था। और आप देखोगे इन्होंने अंग्रेजों को लंबे समय तक परेशान किया। 1857 की क्रांति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाद में इनको पकड़ लिया गया और लगभग 4 दिसंबर 1889 को हम देखें तो इनको क्या दी गई, आपकी फांसी दी गई। 4 दिसंबर की डेट आप याद रखेंगे सभी लोग। 4 दिसंबर की डेट आप विशेष रूप में सभी लोग याद रखोगे। चार दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 दिसंबर को टांड्या भील दिवस मनाते हैं। देखोगे आप जैसे जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, इसी प्रकार टांड्या भील दिवस भी घोषित किया है, जिसको कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को। ठीक है, ये टांड्या भील की आप प्रतिमा को देख सकते हैं। इनको मामा भी कहा जाता है। और आपको जैसा कि मालूम है कि टांड्या भील को भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का रॉबिन हुड। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इनकी प्रतिमा भंवरकुआं चौराहा इंदौर पर स्थापित है। इस चौराहे का नाम बदलकर भी इनके नाम पर कर दिया है। और इनका जो अनावरण है, हमारे राज्यपाल जो है मंगू भाई पटेल, ठीक है, उन्होंने इसका, साथ में शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने भी आप देखोगे 3 दिसंबर 2022 को इसका अनावरण किया था। हालांकि जो इनका दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, विशेष क्या, भंवरकुआं चौराहे और पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टांड्या मामा के नाम पर किया गया है। इन्होंने 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र में नेतृत्व किया था। इनका वास्तविक नाम तांत्या और टंड्या के नाम से ये जाने जाते हैं। साथ ही साथ इनको क्या कहा जाता है, इंडियन रॉबिन हुड के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है ना। तो टांड्या भील के बारे में वैसे भी आपको मालूम है, मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व हमारे सिलेबस में है, तो एक जनजातीय व्यक्तित्व भी रहे हैं ये, तो आपको ध्यान रखना है टांड्या भील। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। आगे बढ़े इसी तारतम्य में हम
आगे बढ़ेंगे तो अगला आप प्रतिमा देख रहे हो, एक और नई प्रतिमा स्थापित हुई है और ये जो नाम है एक बड़ा नाम है पर्यावरण के क्षेत्र में। आप देखो पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा नाम है ये, जिसका नाम है अमृता देवी, शहीद अमृता देवी बिश्नोई, शहीद अमृता देवी बिश्नोई। पहले आप देखोगे इनकी जो प्रतिमा है वो इंदौर में स्थापित की गई है। कहां पर? इंदौर में। और मैं आपको बताऊं कि इनके नाम का एक पार्क भी बनाया गया है इंदौर में। तो आपको ध्यान रखना है, जगह को भले ही ना याद करें पर आप डिस्ट्रिक्ट को तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे कि इंदौर में इनकी प्रतिमा स्थापित हुई है, किसकी? अमृता देवी बिश्नोई। देखिए अमृता देवी बिश्नोई के बारे में मैं आपको बताऊं तो अमृता देवी बिश्नोई जो है बेसिकली ये राजस्थान से है, ठीक है। राजस्थान में जो मारवाड़ एरिया है तो वहां से संबंधित हैं और ये इनको हम पर्यावरणविद के रूप में, पर्यावरण संरक्षक के रूप में इनको जानते हैं। इन्होंने क्या किया कि ये कहानी 1720 की है, इनकी स्टोरी 1730 के आसपास की है, 1730 के आसपास की है, जिसमें आप देखोगे कि जो आपके जोधपुर के महाराज थे अभय सिंह, वो एक नया महल बनवाने वाले थे, अपने लिए एक महल बनवाने वाले थे। तो महल के लिए चूना की आवश्यकता पड़ती है और चूना को गर्म करना पड़ता है, इसके लिए बड़ी मात्रा में जो है लकड़ियां काटी जाती हैं। तो इसी तारतम्य में अभय सिंह ने अपनी पूरी जो उनके सेनापति थे, उनके मंत्री थे, उनको आदेश दिया पेड़ों को काटने का। और आप देखोगे कि एक गांव है जोधपुर में खेज डली, इसका नाम है खेज डली नाम, वहां पर खेजरी के वृक्ष बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे। उनको काटने के लिए आप देखोगे कि महाराज ने अपनी सेना भेजी। तो जब वहां खेज डली जो गांव है, उस गांव में आप देखोगे कि अमृता देवी बिश्नोई, उनके पति और इनकी 3 पुत्रियां थी। और बिश्नोई समाज के जितने भी लोग थे उन्होंने पेड़ काटे जाने का विरोध किया। जब आपके राजा के जो सेनापति थे वो नहीं माने तो इन्होंने उनके साथ विद्रोह किया, संघर्ष किया। और इसी संघर्ष में आप देखोगे कि अमृता देवी बिश्नोई और इनकी 3 पुत्रियों ने बलिदान दिया, शहीद हो गई है ना, वृक्षों की संरक्षण के लिए। तो आप देखोगे इस रूप में अमृता देवी को एक महान आपके पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों की रक्षा के लिए जाना जाता है। इसी तारतम्य इनकी स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर में क्या किया है कि एक इनके नाम से 5 जून को, कब? 5 जून 2023, 5 जून को आपको मालूम है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम। तो 5 जून को इनकी स्मृति में ये बना। इनका क्या है? महान पर्यावरणविद है, ठीक है ना। 1730 में बिश्नोई आंदोलन के नेतृत्व में शहीद, खेजरी गांव, जोधपुर, राजस्थान। ये आपको मोटा मोटा याद रखना। अब प्रश्न कैसे आ सकता है? प्रश्न ये आ सकता है कि अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस क्षेत्र से? तो आपको ध्यान रखेंगे कि महान पर्यावरण संरक्षक के रूप में ही जानी जाती है। दूसरा कि इनके जो है कहाँ? तो जोधपुर, राजस्थान, मारवाड़ एरिया। और आप देखोगे खेजरी गांव को आपको याद रखना है, 1730 को आपको ध्यान रखना है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश की इनकी प्रतिमा कहाँ लगी है? तो इंदौर में इनकी प्रतिमा आपकी स्थापित हुई है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप देखोगे कि अगली प्रतिमा के बारे में बात करें हम तो राजा भोज, जैसा कि आपको दिख रहा होगा राजा भोज। सामान्यतः तो आप ये समझ लीजिए कि राजा भोज की एक बड़ी प्रतिमा बेसिकली भोपाल में जब आप जाओगे भोजताल घूमने के लिए तो वो जो आपका तालाब है, बड़ा तालाब है, वहां के बीचों बीच भी उनकी एक प्रतिमा, लेकिन वो प्रतिमा पुरानी है, ठीक है। राजा भोज के बारे में पहले हम देख लेते हैं कि इनकी प्रतिमा कहां पर है। तो आप देखेंगे कि इनकी एक नवीन प्रतिमा राजा भोज की आपका कहां पर? धार में लगाई गई है। भोज उद्यान, एक उद्यान है आपका, बाग बगीचा, वहां पर इसकी प्रतिमा लगाई गई है। और इसका अनावरण हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने किया है, ठीक है। और आप देखोगे तो धार को आपको याद रखना है। दूसरा, ये परमार वंशीय राजा थे। कहाँ के थे? आपके परमार वंश के शासक थे। इन्होंने लगभग आप मान लीजिए 1000 ईस्वी से लेकर 1055 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया है? शासन किया है। किसने? राजा भोज ने किया है। ये जो है सिंधु राज के उत्तराधिकारी थे, ध्यान रखेंगे। और इनकी उपाधि थी कविराज की इन्होंने उपाधि धारण की थी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि राजा भोज आपके न केवल एक महान विजेता रहे हैं बल्कि वो कला और संस्कृति के भी संरक्षक रहे हैं। उनके दरबार में कई सारे विद्वानों की भीड़ रहती थी। और आप देखोगे स्वयं वो आपके संस्कृत और साहित्य के बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने सरस्वती कंठाभरण, चारु चर्चा, योग सर्वस्व
तत्व प्रकाश जैसी कई सारी पुस्तकों की इन्होंने क्या की, आपकी रचना की। तो विद्वान के बहुत बड़े संरक्षक थे। और आप देखोगे न केवल आपका साहित्य में बल्कि आप कलम और तलवार दोनों के धनी थे। कौन? आपके जो राजा भोज हमारे रहे, परमार वंश के महान शासक थे। आप देखोगे धार को इन्होंने कैपिटल बनाया, इन्होंने ही आप देखोगे जिसको आप भोपाल कहते हैं, भोपाल कहते हैं, इन्होंने ही उसकी स्थापना की। और आप देखोगे इन्होंने ही भोजपाल का निर्माण करवाया है, इन्होंने ही धार में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया, इन्होंने ही सरस्वती की एक मूर्ति स्थापित करवाई। और जो एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग हमारे जो रायसेन में है, जिसको बोलते हैं भोजपुर भोजपुर जिसको शिवलिंग बोलते हैं, वो राजा भोज के द्वारा ही क्या है, आपका स्थापित है। तो इस रूप में राजा भोज, और जब ये शासन कर रहे थे अपने टाइम पर, तो न केवल चंदेल बल्कि कलचुरी और आसपास के जितने भी राजा थे, इन्होंने सभी को परास्त किया और एक छत्र इन्होंने क्या किया, शासन किया। ठीक, तो इस रूप में आप देखोगे राजा भोज बहुत ही महत्वपूर्ण आपके ऐतिहासिक व्यक्तित्व मध्य प्रदेश से रहे हैं। और इन्हीं की स्मृति में आप देखोगे धार में एक नवीन प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। तो ये कौन है? आपके राजा भोज है, कला संस्कृति के धनी। इनकी पुस्तकों में आप देखोगे तत्व प्रकाश, ठीक है, दूसरा चारु चर्चा, चारु चर्चा, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी, सरस्वती, सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, ये इनकी कुछ आपकी पुस्तकें भी रही हैं। ठीक है ना। तो राजा भोज को आप तैयार कर लीजिए, ये आपका मेंस में भी आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। आगे बढ़े हम लोग इसी तारतम्य में आगे बढ़ते हैं। तो अगली एक प्रतिमा आप जो देख रहे हो, ये पिता पुत्र की प्रतिमा है। आपके जो पहले हैं, ये बेसिकली ये पहली जो प्रतिमा है, इनको बोलेंगे आप शंकर शाह, शंकर शाह। और ये जो दूसरी प्रतिमा है, ये रघुनाथ शाह, रघुनाथ शाह की है। ठीक है। तो इन पिता और पुत्र, ये पिता और पुत्र का इनका संबंध है। शंकर शाह पिता थे और आप देखोगे रघुनाथ शाह कौन थे? आपके पुत्र थे। तो आप देखोगे शंकर शाह और रघुनाथ शाह की जो प्रतिमा है वो कहां पर? आपका मंडला में स्थापित की गई है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इन दोनों की प्रतिमा कहां पर है? प्रतिमा की जब बात की जाए तो वो कहां पर है? आपके मंडला में है। और अगर ये आ जाए कि आपका छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शंकर शाह और रघुनाथ शाह विद्यालय आपका कर दिया गया है। तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे, शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में। हाँ, तो मूर्ति कहां पर है? इनकी मंडला में। अब भाई ये शंकर शाह और रघुनाथ शाह कौन है? तो इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह बेसिकली गौड़ वंश के शासक हैं। ठीक है ना, गौड़ वंश के शासक हैं और उन्होंने मंडला, जबलपुर, गढ़ मंडला के आसपास इन्होंने क्या किया? आपका शासन किया। जब ये शासन कर रहे थे तो उसी दौरान आप देखोगे कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने इनके क्षेत्र पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि आप देखोगे अंग्रेजों की रेजिमेंट नागपुर में स्थापित थी, वो धीरे धीरे आपके दमोह क्षेत्र में आगे बढ़े, सागर क्षेत्र में आगे बढ़े, जबलपुर क्षेत्र में आगे बढ़े और वहां पर अपनी साम्राज्यवादी नीति, अनुचित भू रहस्य नीति, जनता को परेशान करना, अब जमींदारों के अधिकार छीन लेना, कई प्रकार की इन्होंने नीतियों का अनुसरण किया। और आप देखोगे इसी साम्राज्यवादी नीति के घोर विरोधी थे कौन? आपके शंकर शाह और रघुनाथ शाह। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों ने ही आप देखोगे जबलपुर, सागर, दमोह, गढ़ मंडला, इन सब क्षेत्रों में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। और आप देखोगे कि इन्होंने आपका, इनकी जमींदार, बहुत सारे जमींदार इनकी बातों को मानते थे, कई सारे जमींदारों को इकट्ठा कर लिया, लोकप्रिय थे, जनता को इन्होंने इकट्ठा कर लिया, कई इन्होंने आपका मार्च निकाले, कई इन्होंने आप देखो गुप्त आपका सैन्य विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो इन्होंने एक लंबे समय तक हालांकि जो है विद्रोह किया, लेकिन बाद में मैं आपको बताऊं कि जो अंग्रेजों के द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया, पिता पुत्र दोनों को पकड़ लिया गया और कहा जाता है कि इनको जो है अंग्रेजों की जो तोपें थी उन तोपों से इनको क्या कर दिया गया था? उड़वा दिया गया था। फिर भी अपने राज्य और अपनी जनता की रक्षा के लिए इन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। मध्य प्रदेश सरकार इनकी स्मृति में शंकर शाह और रघुनाथ शाह पुरस्कार भी देती है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय का नाम भी बदल दिया गया है, शंकर शाह रघुनाथ शाह कर दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इनकी प्रतिमा भी बना दी गई है, कहां पर है? आपके मंडला में है। तो ये सारे कीवर्ड आप क्या करोगे? याद रखोगे।
1857 की क्रांति में जो है इनका योगदान था, और 18 सितंबर 1857 को ये क्या हुए, आपके शहीद हुए। तो इस रूप में आपको शंकर शाह और रघुनाथ शाह को क्या करना है, तैयार। इनकी प्रतिमा कहां पर है, मंडला में। क्लियर हुआ, 1857 की क्रांति में इनका योगदान था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ोगे इसी तारतम्य में आप देखोगे कि आपको एक और प्रतिमा दिखेगी, और ये इस बार की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये आपकी राजा हृदय शाह लोधी की प्रतिमा है। किसकी, आपकी राजा हृदय शाह लोधी की प्रतिमा है। राजा हृदय शाह लोधी की प्रतिमा सबसे पहले आप देख लो कहां पर है, तो मैं आपको बताऊं कि ये प्रतिमा नरसिंहपुर में है। कहां पर है आपका, नरसिंहपुर में है, ये आप याद रखेंगे। और अष्ट धातु की बनी हुई है और 11 फीट ऊंची है। कितनी आपकी, 11 फीट ये ऊंची है, आप ध्यान रखेंगे। तो जो आपके राजा हृदय शाह लोधी कौन है, सबसे पहले आप ये प्रतिमा को आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक बुंदेल शासक है। कौन है, बुंदेल शासक है। और दूसरा आप देखोगे कि इन्होंने 1842 में जो 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ और आगे चल के 1857 की क्रांति में एक लंबे समय तक अंग्रेजों से क्या किया, आपका संघर्ष किया, अंग्रेजों से संघर्ष किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन्होंने संघर्ष किया। अब जो आपकी हृदय शाह लोधी, क्या इनके बारे में खास बात, ये हीरापुर के शासक थे, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि जब अंग्रेजों का वर्चस्व बुंदेलखंड में बढ़ता जा रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे बुंदेलखंड में जब अपना साम्राज्य विस्तार करती चली जा रही थी, तो जैसा कि आपको मालूम है राजा पारीक्षत का नाम आपने सुना होगा, मधुकर शाह का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, और राजा बखत बली का आपने नाम सुना होगा। इसी तारतम्य में नाम आता है राजा हृदय शाह का भी नाम सुना होगा। इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों को बुंदेलखंड से बाहर निकालने के लिए आपका एक योजना बनाई, और इस योजना का जो आपका क्रियान्वयन है या इस योजना का निर्माण बुढ़वा मंगल के तहत किया गया। बुढ़वा मंगल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, आपको जानकारी हो तो मैं आपको बता दूं। बेसिकली ये काशी में नावों को आपस में मिलाकर गंगा नदी के तट पर ये किया जाता था। इसमें कई प्रकार के जमींदार, राजा, सामंत सभी भाग लेते थे, और इसमें अपनी विदेश नीति, अपनी गृह नीति, अपने वैवाहिक संबंध, इन सब पर चर्चा होते थे। बुढ़वा मंगल के नियम बहुत ही गुप्त होते थे। तो जब देखा कि जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज जो है वो धीरे धीरे अपने बुंदेलखंड में साम्राज्य विस्तार करते चले जा रहे हैं, अनुचित प्रशासनिक नीतियां लेकर आ रहे हैं, अनुचित राजस्व नीतियां लेकर आ रहे हैं, तो आप देखोगे कि क्या हुआ कि इन सभी बुंदेलखंड के शासकों ने, जमींदारों ने, आप देखोगे भूमिपति लोगों ने अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए 1836 में आप देखो चरखारी रियासत में एक बुढ़वा मंगल का आयोजन किया, और इन सभी आपस में मिलकर योजना बनाई। परिणाम स्वरूप सशस्त्र विद्रोह का निर्णय लिया गया। 1840 से निर्णय प्रारंभ हुआ। राजा पारीक्षत, मधुकर शाह, आप देखोगे हृदय शाह, इन सभी ने मिलकर 1842 में अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध विपुल बजा दिया और सशस्त्र विद्रोह क्या कर दिया, आपका प्रारंभ कर दिया। और आप देखोगे न केवल 1842 तक, बल्कि इनके पूरे परिवार ने 1857 की क्रांति में भी अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, आपका संघर्ष किया। तो एक क्या है, गौड़ जो है बुंदेल वंश के एक महान शासक के रूप में ये क्या है, आपके जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने राज्य, जनता की, प्रजा के लिए अपने प्राणों की आहुति कर दी। तो आप देखोगे इन्हीं की स्मृति में इन्होंने क्या है, एक स्मृति प्रतिमा की स्थापित की है, जिसको कहां पर है, ये नरसिंहपुर में। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये नरसिंहपुर में आपकी स्थापित है, राजा हृदय शाह लोधी। तो यहां से प्रश्न आपका आ सकता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, अगले रानी दुर्गावती। आप ये प्रतिमा देख रहे होंगे, रानी दुर्गावती है ना, इनको वीरांगना, मध्य प्रदेश की वीरांगना भी कहते हैं, वीरांगना भी इनको कहते हैं, ठीक है। रानी दुर्गावती आप देखोगे चंदेल, जो चंदेल शासक थे, चंदेल शासक थे कीर्ति सिंह, इनकी क्या थी, आपकी ये पुत्री थी, और इनका विवाह गौड़ वंश में हुआ था। इनका जो विवाह है वो कहां पर हुआ था, गौड़ वंश में इनका विवाह हुआ था, गौड़ वंश में,
ठीक है ना। जो आपने नाम सुना होगा, गौड़ वंश के एक महान शासक हुए संग्राम शाह। संग्राम शाह को 52 गणाधिपति के नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं के पुत्र थे, उन्हीं के पुत्र से, संग्राम शाह के पुत्र से इनका क्या हुआ, आपका विवाह हुआ। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इनके जो पति थे उनकी मृत्यु जल्दी हो गई। उसके कारण आप देखोगे कि इनको राजपाट संभालना पड़ा। और इनके समय आप देखोगे जो संग्राम शाह का शासन था उसको अक्षुण्ण बनाए रखा और उसका विस्तार किया। और जो आसपास के छोटे छोटे शासक थे उनको पराजित किया। मालवा के शासक को इन्होंने पराजित किया। और आप देखोगे कि अकबर के समय की एक पुस्तक है जिसका नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी में ये कहा गया है कि रानी दुर्गावती के शासन में लोग टैक्स स्वर्ण मुद्राओं में चुकाते थे या हाथियों में चुकाते थे। इतनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि इनके समय गढ़ मंडला इतना ज्यादा पावरफुल था, इतना ज्यादा समृद्ध था। ध्यान रखना, तो बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। कौन सा, आपका गोंडवाना क्षेत्र। तो गोंडवाना की क्या बनी, आपकी शासिका बनी। और आप देखोगे कि इन्हीं के समय पर जब अकबर साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर रहा था और उसी का एक सेनापति था कहां पर, इलाहाबाद में, जिसको आज प्रयागराज बोलते हैं, आसफ खान नामक एक व्यक्ति था। और आसफ खान ने, क्योंकि इनको दक्षिण में विस्तार करना था, दक्षिण में जाने के लिए गोंडवाना चाहिए इनको, तो आप देखोगे आसफ खान अकबर के यहाँ गया और वहां से अनुमति लेकर पहले उन्होंने रीवा के शासक रामचंद्र को पराजित किया। और रीवा के शासक रामचंद्र को पराजित करने के बाद आप देखोगे कि इनके क्षेत्र पर गढ़ मंडला पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। यद्यपि इन्होंने 3 युद्ध लड़े, यद्यपि आप देखो कुछ युद्धों में रानी दुर्गावती बहुत वीरता से लड़ी। इनके पुत्र थे वीर नारायण, इनका प्रधानमंत्री था भोज कायस्थ, उनके साथ इन्होंने संघर्ष किया। और 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयां हैं जिसको बोलते हैं नरई घाटी का प्रथम युद्ध, नरई घाटी का द्वितीय युद्ध बोलते हैं। नरई घाटी के प्रथम युद्ध में आप देखोगे कि इनकी विजय हुई, किंतु इनके जो पुत्र हैं वो घायल हो गए। तो भोज कायस्थ के साथ उनको अपने चौरागढ़ भेज दिया गया। फिर बाद में आप देखोगे कि ये संघर्ष करती रही। आसफ का बड़ी बड़ी तोपों के साथ आया और नरई घाटी में फंसने के कारण अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक वो आसफ खां से लड़ती रही। और जब उनको लगा कि मेरी जो हार आपका नजदीक है, तो उन्होंने ही क्या कर लिया, स्वयं से ही अपना बलिदान दे दिया। इस प्रकार आप देखोगे युद्ध में ही कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की वीरांगना है ना, और चंदेलों की पुत्री थी और गोंडवाना की क्या थी, शासिका थी, ठीक है। इस रूप में रानी दुर्गावती को जाना जाता है। रानी दुर्गावती प्रतिमा का अनावरण अभी मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और इनका जो रानी दुर्गावती की जो प्रतिमा है, हाल ही में आप देखोगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने सतना जिले में इनको स्थापित की है। कहां पर की है, सतना में। और इसका जो है अनावरण आरएसएस के प्रमुख कौन है, आपके मोहन भागवत। तो मोहन भागवत द्वारा आपके जब अनावरण हुआ तो मोहन भागवत को बुलाया गया। ये कौन है, आरएसएस के प्रमुख रहे हैं, ठीक है। गढ़ मंडला की शासिका थी, आपको मैंने बता दिया है। अकबर के सेनापति आसफ खां से पराजित हुई 1564 में। क्लियर हुआ। तो ये रानी दुर्गावती को आप ऐसे तैयार कर सकते हैं आप। तो ये रानी दुर्गावती बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश सरकार इनकी स्मृति में रानी दुर्गावती जो है सम्मान को प्रदान करती है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है। और जबलपुर में जो हवाई अड्डा है उसका नामकरण भी रानी दुर्गावती के नाम से किया है। तो रानी दुर्गावती एक वीरांगना और गोंडवाना की बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे चले। तो अगला जो नाम आता है उनका नाम है आपके अमर शहीद हेमू कलानी। हो सकता है कि जो अभी नई तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी उन लोगों ने नहीं सुना हो, तो मैं उनको बता देता हूं कि अमर शहीद हेमू कलानी। क्या नाम है इनका, अमर शहीद हेमू कलानी के नाम से जाने जाते हैं। देखिए वैसे तो इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ उस समय, लेकिन बाद में ये मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आकर रहे। और मध्य प्रदेश के इंदौर में, आप देखोगे ग्वालियर में इनके नाम से कई कॉलोनियां, इनके नाम से कई चौराहे पर इनकी प्रतिमाएं बनी हैं, ठीक है। तो इनकी प्रतिमा का एक नया भी अनावरण मध्य सरकार ने फिर से किया है, देखते हैं हम लोग। तो इनका मनुआभन टेकरी, तो आपको ध्यान रखना है टेकरी है, मनुआभन टेकरी। ये बेसिकली कहां पड़ती है, भोपाल में पड़ती है। तो हमको याद क्या करना है कि जो मनुआभन टेकरी में इनकी प्रतिमा बनाई गई है, आप देख सकते हैं इस प्रकार इनकी प्रतिमा बनाई गई है। और बात यह महत्वपूर्ण है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इनका संबंध कहां से, सिंध प्रांत से क्या है, इनका
नेतृत्व किया। पाकिस्तान, जो आज के पाकिस्तान है, वहां से इनका नेतृत्व, और 19 वर्ष की आयु में ही इनको क्या मिल गई थी, फांसी की सजा दे दी गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि 19 वर्ष में ही अपने देश के आजादी में योगदान के लिए ये क्या है, आपकी सूली चढ़ गए थे। क्या नाम है इनका, जो है शहीद हेमू कालानी। अच्छा, इनका योगदान ये रहा था कि ये ट्रेन को लूटने की योजना बना रहे थे, ठीक है, और ट्रेन की योजना, यद्यपि इनकी योजना सफल नहीं हो पाई, पर उसमें पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद आप देखोगे कि इनको फांसी की सजा आपकी सुनाई गई। तो इन्हीं की स्मृति में भोपाल में क्या बनाई गई है, इनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन को आप विशेष रूप में याद रखोगे, क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी का मूवमेंट है। इसी मूवमेंट में क्या लिखा था, नारा दिया गया था कि देश की आजादी के लिए हर तरीके से प्रयास करो, यानी कि करो या मरो का नाम, मतलब नारा इसमें दिया गया था। तो उसी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो भगवान राम की प्रतिमा। अब भगवान राम की प्रतिमा तो बेसिकली हमें हर मंदिर में मिल ही जाती है, ठीक है ना। साथ ही साथ आप देखोगे कई जगह भगवान राम की प्रतिमा बनाई गई है। भगवान राम को लेकर आप देखोगे हिंदुओं के प्रमुख देवता माने जाते हैं भगवान राम। इनका संबंध पौराणिक गाथाओं से है। अयोध्या मंदिर आप देख रहे होंगे, भगवान राम की नगरी अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। साथ ही साथ आप देखोगे मध्य प्रदेश में जो आपका ओरछा है, वहां पर रामलला का मंदिर है ना। वहां पर आप देखोगे राम की पूजा एक राजा के रूप में की जाती है। भारत का एकमात्र ऐसा रामलला का मंदिर है, वहां पर राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है, क्योंकि बुंदेल शासक अपने आप को भगवान राम, यानी कि भगवान राम के पुत्र थे लव, उनका वंशज मानते हैं। तो इस रूप में भगवान राम की प्रतिमा वहां पर या राजा के रूप में उनको माना गया है। तो आप देखोगे कि भगवान राम की जो प्रतिमा है ये 111 फीट ऊंची है, और कहां पर है, आपकी गुना में इसको क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। तो गुना में इसको स्थापित किया जा रहा है, गुना, ठीक। और भगवान राम की ये सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में इसको जाना जाता है कि सबसे ऊंची प्रतिमा भी भगवान राम की यहीं पर है, ठीक है ना। गुना में स्थापित भगवान राम की प्रतिमा। भगवान राम के बारे में सभी लोग जानते हैं, है ना, जो है एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इनको कहा जाता है। और इन्होंने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया, अपना घर छोड़ा, अपनी बाद में पत्नी को भी आप देखोगे छोड़ा, और पूरे जगत संसार के लिए इन्होंने आपका कल्याण का काम किया। वनों में कई राक्षसों को मारा, अपनी पत्नी को जीतने के लिए आप देखोगे कहाँ तक चले गए, श्रीलंका तक चले गए। तो इन्होंने कई प्रकार की मर्यादाएं हम लोगों के सामने प्रस्तुत की है। भगवान राम के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, शिक्षा के रूप में भी सीख सकते हैं, सामूहिक जीवन के रूप में भी सीख सकते हैं, नैतिकता के रूप में भी सीख सकते हैं, मित्रता के रूप में भी सीख सकते हैं। जब भगवान राम का जब राज्याभिषेक हो रहा था लास्ट में, तो उनकी इतनी अच्छी मित्रता थी कि जो केवट ने उनको पार कराया था, तो अपने समारोह में उन्होंने केवट को भी बुलाया। अगर आपको मित्रता का परिचय किसी सीखना है तो भगवान राम से हम सीख सकते हैं। एनीवे, ठीक है, आगे चलते हैं। तो गुना में इनकी प्रतिमा स्थापित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप देखोगे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को हर व्यक्ति, हर बच्चा या पूरे वैश्विक स्तर पर हर व्यक्ति ही जानता है। अटल बिहारी वाजपेयी एक साधारण व्यक्तित्व रहे और अपने जीवन का पूरा जीवन राष्ट्र कल्याण के लिए, है ना, आप देखोगे लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने लगा दिया। आप देखोगे कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा है वो कहाँ पर है, आपका सागर में स्थापित की जा रही है। अटल पार्क बनाया गया है, उसी अटल पार्क में ही इनकी प्रतिमा बनाई गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार की प्रतिमा अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप सब लोग जानते हो, जनसंघ से उनका कैरियर प्रारंभ होता है राजनीतिक रूप में। आप देखोगे उन्होंने हिंदी में, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति ये माने जाते हैं। साथ ही साथ भारत के 3 बार प्रधानमंत्री भी ये रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी। आप देखोगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जब पूर्ण उन्होंने अपना कार्यकाल किया, तीसरी बार में जब उन्होंने पूर्ण अपना कार्यकाल किया, तो भारत के लिए बहुत सारे कार्य किए। जैसे आप देखोगे आज जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, आज गांव का प्रत्येक व्यक्ति शहरों से जुड़ा हुआ है, वो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही देन है। साथ ही साथ आप देखोगे हमको जो न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में पावरफुल बनाया, द्वितीय परमाणु परीक्षण जब 1998 में किया, तो इनमें अटल बिहारी वाजपेयी का महत्वपूर्ण योगदान आपका रहा। और भी उनके बहुत सारे योगदान हैं। इसके अलावा आप देखोगे एक कुशल प्रवक्ता, एक कवि, एक लेखक, एक साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने संसद के 3 दशक, मेरी 51वीं कविताएं, और आप देखोगे शक्ति से शांति तक, है ना, इस प्रकार की कई प्रकार की उन्होंने रचनाएं लिखी हैं।
तो इस रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आपका स्वर्णिम अक्षरों में भारतीय इतिहास में लिखा हुआ, भारतीय राजनीति में लिखा हुआ है। आप देखोगे कि इनको पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी क्या किया जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। तो भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका आप देखोगे जन्म की बात करें, 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और 25 दिसंबर 1924 को इनका क्या हुआ, आपका जन्म हुआ। कहां पर, ग्वालियर में। 25 दिसंबर को हम स्वशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। आप ये याद रखोगे, स्वशासन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 25 जो है दिसंबर को। और 2015 में इनको क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। ग्वालियर से इनका विशेष संबंध आपका रहा है, आप ध्यान रखेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं हम अगली प्रतिमा के ऊपर। अगली प्रतिमा है स्वर्गीय सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज को हम सभी जानते हैं, ये भी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक इनकी राजनीतिक सफर इनका प्रारंभ हुआ। और आप देखोगे कि सुषमा स्वराज का संबंध मध्य प्रदेश से भी है। कैसे कि मध्य प्रदेश में जो विदिशा है वो इनका लोकसभा क्षेत्र आपका रहा था। और मैं इनके बारे में बताऊं कि ये भारत की पहली महिला विदेश मंत्री रही हैं। पहली महिला विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने क्या किया है, कार्य किया है। और इनके सम्मान में, इनकी स्मृति में आप देखोगे विदिशा के टाउन हॉल में, कहां पर, विदिशा में। तो आप ध्यान रखोगे विदिशा में टाउन हॉल में इनकी प्रतिमा क्या है, स्थापित आपकी की गई है। ठीक है, पूर्व विदेश मंत्री भी रही है और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी है आपकी रह चुकी है। दिल्ली में आपकी ये मुख्यमंत्री रह चुकी है। इनका निधन 6 अगस्त 2019 का इनको निधन हुआ। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज भवन तथा विदेश सेवा संस्थान का नाम सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस रूप में कौन, स्वर्गीय सुषमा स्वराज का महत्वपूर्ण योगदान भारतीय राजनीति में रहा है। आगे बढ़ते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। अब देखिए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक प्रसिद्ध कविता भी लिखी है, हर बोलों की मुंह सुनी हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने जो आपके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। इन्होंने झांसी, कलापी और आप देखोगे ग्वालियर तक अंग्रेजों को खदेड़ा। बाद में आप देखोगे कि जब इनकी हार निकट आई तो इन्होंने स्वयं ही आत्मदाह कर लिया। सर ह्यूरोज जो अंग्रेजों के एक बड़े सेनापति थे, सर ह्यूरोज ने 1857 की क्रांति में जितने व्यक्ति लड़े उनमें अकेली मर्द कहा था किसको, आपका जो झांसी की रानी थी। मणिकर्णिका इनका नाम था और आप देखोगे झांसी की रानी थी। तो इनकी जो प्रतिमा है 21 फीट ऊंची प्रतिमा कहां पर है, आपके ग्वालियर में। ये आप ध्यान रखेंगे। झांसी की शासिका थी। 1857 की क्रांति में ग्वालियर क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह किया और 18 जून 1858 को ये क्या हुई, आपकी शहीद हुई। और इनकी अंगरक्षिका कौन थी, आपकी झलकारी बाई। झलकारी बाई इनकी एक अंगरक्षिका थी। इनकी भी जो स्मारक, इनकी समाधि वो भी ग्वालियर में आपकी बनी हुई है। जैसे रामगढ़ की एक शासिका रही रानी अवंतीबाई, उनकी जो सहायिका थी वो गिरधारी बाई थी। ऐसे ही आप देखो रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका कौन थी, झलकारी बाई थी। तो इनकी प्रतिमा कहां पर है, आपके ग्वालियर में स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश सरकार इनकी स्मृति में रानी लक्ष्मीबाई सम्मान भी प्रदान करती है। ठीक है, तो इस रूप में आप इनको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आप क्या थी, आपकी प्रतिमाएं थी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इन सभी प्रतिमाओं को और इन व्यक्तित्व के बारे में आप जाने, और ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से मुझे लगता है प्रश्न आपका बनना चाहिए। इसी प्रकार के अगला बहुत ही कंसर्न वाला टॉपिक लेके अगले नेक्स्ट लेक्चर में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।